हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पे एनसीआर अपन क्या हो जाएगा, एनसीआर ये इंपॉर्टेंट है, लगता नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी की बात करें तो तीसरा होता है हमारे पास, ये हो जाएगा एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन। जो होता है ये कितना होता है, एन प्लस वन सी आर ना, ये हो जाता है एन प्लस वन सी आर प्लस आर। चौथा जो होता है इसको अपन रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, विच इज एनसीआर जो होता है किसके इक्वल होता है, एन अपन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये चार में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो यूजफुल है, ये एक और ये दो। इस पे क्वेश्चन आजकल बहुत कम पूछे जाते हैं, मतलब यूज भी थोड़ा कम ही आता है, बट आपको याद चारों रखना है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला जो है ये है एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो वन, कहां तक, एन सी एन एक्स रेस टू द पावर एन। और माइनस लगा देंगे तो जहां पे ऑड पावर है वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये बन जाएगा एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब। और लास्ट टर्म अगर आपको लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे एन सी वन एंड माइनस एक्स रेस टू द पावर एन बनता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा इन दोनों को ऐड करके डायरेक्टली पता होनी चाहिए। दोनों को ऐड करेंगे तो इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट बनेंगे विथ टू टाइम्स। तो टू टाइम्स ये बनता हुआ दिखेगा एन सी जीरो प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी फोर एक्स रेस टू द पावर फोर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म के बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि लास्ट टर्म हमें नहीं पता एन की वैल्यू क्या है, इवन है या फिर ऑड है। इसके अलावा दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट बनते हुए दिखेगा, विच इज एन सी वन एक्स प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब एन सी फाइव एक्स रेस टू द पावर फाइव एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें और याद करते हो कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो कितना आता दिखता है, टू रेस टू द पावर। और सम ऑफ इवन और ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट दोनों की बात करें, दोनों का सम सेम आता है और वो किसके इक्वल आता है, टू रेस टू द पावर एन माइनस टू। क्या बात ठीक है। इसके अलावा थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये जो लिखा है, ये लिखा है एनसी टू एनसी जीरो एनसी टू एनसी फोर से लेकर तक सारे इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसमें सबके साथ सबके पहले जो साइन देखोगे तो सबके पहले साइन कितना है, प्लस आते हुए दिखेगा और एक्स की वैल्यू वन पुट करोगे तो। लेकिन अगर आपको अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चाहिए, क्या चाहिए आपको, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, तो आपको एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, आयोटा। क्या पुट करना पड़ेगा, आयोटा। तो इसी इक्वेशन में अगर आप आयोटा पुट कर दो तो ये बन जाएगा वन प्लस और एक्स की जगह आयोटा रेस टू द पावर एन और प्लस वन माइनस आयोटा रेस टू द पावर एन। ये जो वैल्यू बनती हुई दिख जाएगी ये टू टाइम्स, और ये बन जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी टू माइनस के साथ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आयोटा एक्स पुट कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये बन जाएगा एन सी टू और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा एन सी फोर एक्स की पावर फोर माइनस एन सी सिक्स एक्स की पावर सिक्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ हमें क्या मिल गए, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो कभी भी इवन या फिर ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ है तो हमें समझना पड़ेगा कि वहां पे क्या पुट किया गया होगा, आयोटा। सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन में अगर आयोटा एक्स पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वन माइनस आयोटा एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन माइनस, बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस वन माइनस आयोटा एक्स रेस टू द पावर एन। और यहां पे जब आयोटा एक्स पुट करोगे तो सारी जगह से आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो टू आयोटा और ये बन जाएगा एन सी वन एक्स और ये बनता हुआ दिख जाएगा माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब और ये बन जाएगा एन सी फाइव एक्स रेस टू द पावर फाइव एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ हमें क्या मिल गया, ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। कहाँ पे, वन प्लस। ठीक है, यहाँ पे टू आयोटा लिखा था, वहां पे टू आयोटा नहीं होगा क्योंकि वहां पे एक्स स्क्वायर है ना, तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन। ठीक है, तो ऐसे कुछ। ठीक है भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आठ है ना, ये आठ के आठ इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन जेईई में भी आया है पिछले साल, है ना।
इसके अलावा जनरल टर्म की बात करें, बाइनोमियल कोई भी हमारे पास एक्सपेंशन की बात करें, सपोज a प्लस बी रेज टू द पावर n की बात करें, है ना, इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म की बात करें। जनरल टर्म का मतलब क्या है, कोई भी टर्म कैसा दिखेगा, तो कोई भी टर्म जो दिखेगा, यानी अगर मैं कोई भी r प्लस वन टर्म की बात करूं, तो टी आर प्लस वन एस टर्म जो दिखता है वो कितना दिखता है, एन सी आर, और ए की पावर क्या होती है, जो बाद में होता है उसकी पावर बढ़ते जाती है, जो बाद में होता है उसकी पावर बढ़ते जाती है, तो ये हो जाएगा एन माइनस आर, और ये हो जाएगा बी रेज टू द पावर आर बनते हुए दिख जाएगा। क्या ये बात ठीक है? ये कब होगा, जब टर्म्स कहां से निकाल रहे हैं अपन, स्टार्ट से निकाल रहे हैं, कि स्टार्ट से आर प्लस वन टर्म बताओ, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। स्टार्ट से छठा टर्म बताना है तो ये फॉर्मूला आर की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, 5। छठा टर्म बताना है तो आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5, तो ये क्या बन जाएगा, T6 बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कि अगर आर प्लस वन टर्म बताना है फ्रॉम लास्ट, पीछे से आर प्लस वन टर्म बताना है, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, ए की जगह बी पुट कर देना है, और बी की जगह क्या कर देना है, ए पुट कर देना है, यानी आपस में ए और बी को इंटरचेंज कर देना है, और शुरू से ही क्या निकाल लेना है, आर प्लस वन टर्म। तो इंटरचेंज ए एंड बी विथ साइन, साइन के साथ इंटरचेंज करना, बी के पहले माइनस है तो माइनस बी प्लस ए बनता हुआ दिख जाएगा। क्या ये बात ठीक है? और फिर हमें क्या निकलेगा कि फाइंड आर प्लस वन टर्म फ्रॉम स्टार्ट। ठीक बात है, तो सेमी आंसर आते हुए दिख जाएगा, यानी इसके लिए अगर आंसर निकालोगे तो ये कितना बन जाएगा, एन सी आर, और ये बन जाएगा बी रेस टू द पावर एन माइनस आर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ए रेस टू द पावर आर बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, या फिर लॉजिकल तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, दोनों का साइन, अगर ए के पहले माइनस है तो माइनस के साथ हो। साइन चेंज करने का मतलब क्या है, इंटरचेंज ए एंड बी विथ साइन। विथ साइन का मतलब अगर ए के पहले नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव बी के चल वहां पे जाएगा। जैसे अगर मान के चलो ऐसा कुछ है, -3 -4x सपोज रेस टू द पावर 15, तो जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x, और ये क्या चला जाएगा, -3 रेस टू द पावर 15, ऐसे कुछ। अगर प्लस यहाँ पे सपोज ये प्लस रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट एंड लास्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ, कि क्या करना है, हमें पांचवा टर्म बताना है, कहां से, स्टार्ट से। स्टार्ट से पांचवा टर्म बताना है तो टी आर प्लस वन कितना होता है, ये हो जाएगा एन की वैल्यू 15 है तो ये हो जाएगा 15 सी आर, और ये बन जाएगा ए की पावर 15 माइनस आर, और बी की पावर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 6 की पावर कितनी होती दिखेगी, आर होती दिखेगी। अब पांचवा टर्म बनाने के लिए आर की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी हमें, 4, तो आर की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो T5 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 15C4 3x रेस टू द पावर 11, और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 रेस टू द पावर क्या बनता दिख जाएगा, 4 बनता हुआ दिख जाएगा। ये स्टार्ट से निकाल लिया। अगर हमें लास्ट से निकालना होता तो लास्ट से निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टी आर प्लस वन ही निकालते, लेकिन इस बार हम दोनों क्या कर लेते हैं, अपन इंटरचेंज कर लेते। तो ये क्या बनता हुआ दिख जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस 3x रेस टू द पावर 15, और शुरू से ही कौन सा टर्म निकाल लेता, फोर्थ, तो कितना हो जाएगा 15C4, और जो पहले है उसकी पावर डिक्रीज होते जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 6 रेस टू द पावर 15 माइनस 4, और 3x रेस टू द पावर 4 बनते हुए दिख जाएगा। ऐसे कुछ क्लियर है बात, ठीक है। इसके अलावा कॉफिशिएंट्स निकालने हो तो कॉफिशिएंट्स निकालने के लिए सेम ही काम करना है कि फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 31 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ऐसा ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, है ना, कि 3 टर्म्स के कॉफिशिएंट एपी में है, जीपी में है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो कॉफिशिएंट्स निकालना आपको आना चाहिए। कॉफिशिएंट भी सेम तरीके से, पहले अपन लिखेंगे जनरल टर्म, क्या लिखेंगे अपन, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म यानी टी आर प्लस वन टर्म, ये कितना हो जाएगा 15C_r, और 3x रेस टू द पावर क्या हो जाएगा r, और ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 रेस टू द पावर, यहाँ पे 15 माइनस r हो जाएगा, और ये क्या बनता हुआ दिख जाएगा r। हमें x की पावर कितनी चाहिए 31, और x की पावर जो बनती हुई दिखेगी, यहां से x की पावर जो बन रही है कितनी बन रही है 15 माइनस r, और यहां से x की पावर जो बन रही है कितनी बन रही है 2r, राइट। तो यहां से x की ओवरऑल पावर कितनी आ रही है 15 प्लस r बनती हुई दिख रही है, यानी 15 प्लस r किसकी इक्वल होनी चाहिए, x की पावर 31। तो यहां से 15 प्लस r की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी आनी चाहिए
31, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 16 आती हुई दिख रही है। क्या ये बात ठीक है? तो क्या यहाँ से 16 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक बात है, ये ठीक लिखा है ना मैंने, गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने। 2r हो जाएगा तो ये 15 प्लस r 31, तो ये आई थिंक ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि r की वैल्यू 16 पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा? t17। इसमें t17 है ही नहीं। मैक्सिमम कितने टर्म्स इसमें? 16। तो यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो x की पावर 31 का कॉफिशिएंट नहीं होगा। x की पावर 30 पूछा रहता तो r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ती है हमें? 15, जो कि पॉसिबल था, है ना। तो वहां से हम सॉल्व कर सकते थे। वैसे ही आता है इसी में सेम तरीके का क्वेश्चन बताएगी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बोलेगी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बताओ, या फिर कांस्टेंट टर्म बताओ, या फिर फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 0। ये तीनों बातें क्या है? सेम है। इन कभी भी ऐसा है, मतलब बेसिकली हमें x की पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो वापस क्या लिखेंगे अपन? जनरल टर्म। ये क्या हो जाएगा? 15cr 3x रेज़ टू द पावर 15 माइनस r, और ये बन जाएगा माइनस x रेज़ टू द पावर -2 रेज़ टू द पावर r बनता हुआ दिख जाएगा। तो यहां से x की ओवरऑल पावर जो बन रही है ये बन जाएगा 15 माइनस r माइनस कितना बन जाएगा? 2r, और इज इक्वल टू क्या बन रहा है? x की पावर 0। तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3r। r की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां से 5 आ रही है। तो r की वैल्यू 5 आने का मतलब कौन से टर्म पे ये 0, कौन से टर्म पे x की पावर 0 बन रही है? t6 पे। तो t6 होगा, जो छठा टर्म होगा वो क्या होगा? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। और लेकिन कोएफिशिएंट्स की बात करें तो दो तरह के कोएफिशिएंट होते हैं, एक तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करेगा और एक बात करेगा कोएफिशिएंट्स की। तो कोएफिशिएंट्स की बात करेगा तो ये सारे मल्टीप्लाई करके बताना है x के अलावा, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करनी है तो बस जो बाइनोमियल वाला टर्म है वो बताना है। तो अगर टोटल कोएफिशिएंट्स की बात करें तो पूरा कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 15c 5 3 रेज़ टू द पावर 10, और ये बन जाएगा -1/15 रेज़ टू द पावर क्या बनता हो दिखेगा? 5 बनता हो दिख जाएगा। तो ये कोएफिशिएंट हो गया पूरा कोएफिशिएंट, और ये क्या हो गया? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या ये बात क्लियर है? ऐसा कुछ अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तरह का और क्वेश्चन आता है कि रेशनल टर्म्स बताने होते हैं, कि टोटल कितने रेशनल टर्म्स होंगे या फिर उन सारे रेशनल टर्म्स का सम कितना होगा। तो इसमें भी सेम ही काम करना है कि हम लिखेंगे क्या? स्टार्ट विथ जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या आता दिखेगा हमारे पास? tr+1 जो आएगा ये कितना आ जाएगा? 1000 cr, जो पहले लिखा उसकी पावर डिक्रीज होते जाएगी, यानी 9 रेज़ टू द पावर 1/4 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा? 1000 माइनस r, और ये बन जाएगा 8 रेज़ टू द पावर r/6 बनते हुए दिख जाएगी, राइट। अब तुमको पता है कि r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? r की वैल्यू 0 1 से लेकर कहां तक पुट कर सकते हो आप? 1000 तक यही पुट कर सकते हो, इसके अलावा और कोई पुट नहीं कर सकते, है ना। अब एक तो तरीका ये है कि r की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर करके क्या करते जाओ, देखते जाओ किसके लिए रैशनल बन रहा है। तो ये तो हमेशा रैशनल होता है, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। ये कब रैशनल नहीं होगा? जब इसकी पावर क्या बनती हुई दिखेगी? फ्रैक्शनल पावर बनते हुए देखेंगे ना, फ्रैक्शनल पावर बनती होगी तभी ये क्या होगा? इरेशनल होगा, है ना। तो बस फ्रैक्शनल पावर नहीं, इसका पावर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, फिर होल नंबर होना चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1000 CR, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये 3 की पावर 3 का स्क्वायर लिखा है, यानी आप क्या लिख सकते हो? 3 की पावर ये हो जाएगा 1000 माइनस r/2, और ये लिख जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 3 लिखा है तो ये क्या लिखा है? r/2। क्या ये बात क्लियर है? तो r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको पता है कि 0 पुट करने पे ये रैशनल बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है? रैशनल बन रहा है। 1 पे नहीं बन रहा है क्योंकि ये पावर 1/2 हो जाएगा, 2 पे बनेगा, फिर 4 पे बनेगा, 6 पे भी बनेगा, 8 पे भी बनेगा, ऐसे करते करते कहां तक? 1000 पे बनेगा। तो एक पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा, वहां से आप यहां से और टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म बता सकते हो, ठीक है। इस पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभी 3 टर्म दिया होगा इसमें 1 प्लस ऐसा कुछ, तो उसके लिए अपन मल्टीनोमियल की जब बात करेंगे तो वहां से फिगर आउट करेंगे कैसे निकाल सकते हैं सारे रैशनल टर्म्स, ठीक है। इसके अलावा मिडिल टर्म की बात करते हैं कि कोई भी हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर बाइनोमियल टर्म दिया है a+b रेज़ टू द पावर n। तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स होते हुए कितने होते हैं? n+1। तो हमें पता है कि जब n की वैल्यू इवन है, तो n की वैल्यू इवन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ऑड है,
ऑड का मतलब कितने उसमें मिडिल टर्म होंगे, 11 में कितने मिडिल टर्म होगा, एक ही होगा, विच इज 5, इधर 5 छठा टर्म होगा। तो मिडिल टर्म निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि वो जो मिडिल टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा टी एन, ये अगर एन की वैल्यू इवन है तो ये बन जाएगा n/2 + 1 है। टर्म जो होगा ये क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n/2 है बेसिकली, है ना। और जब n की वैल्यू ऑड होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो गए तो इसमें कितने मिडिल टर्म आएंगे, 2। तो एक जो मिडिल टर्म आता है वो आता है n+1/2 और एक आता है tn+3/2। देखो ये सिंपली आपको हमेशा जब n की वैल्यू गिवन है तो लॉजिकल तरीके से याद निकालना आंसर, है ना। और नहीं गिवन है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। एनजीटी की बात कर लेते हैं, ये क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जेईई एडवांस में, तो इसलिए शायद ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जेईई मेंस के लिए। जेईई एडवांस में भी पूछा जा सकता है कुछ ना कुछ। एनजीटी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना कि एनजीटी का मतलब क्या होता है कि हमें वो टर्म बताना है जिसका कॉफिशिएंट जो है सबसे क्या हो, बड़ा हो। कॉफिशिएंट का मतलब बात करें यानी उसमें साइन वगैरह की बात नहीं कर रहा, प्लस माइनस से कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो विदाउट साइन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली होता है कि आप करना क्या, आपको फॉर्मूला यूज करना, m इज इक्वल टू, ये होता है n+1/1 + mod ऑफ x/a, है ना। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, m कैसे कैलकुलेट करेंगे, n+1/1 + mod x/a। क्लियर है बात। अब यहां से m की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, और वो दो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो m इंटीजर होगा या फिर नहीं होगा। और m इज नॉट इंटीजर। अगर m इंटीजर होगा तो यहां से हमारे पास दो मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी, एक तो हो जाएगा tm और एक क्या बनता हुआ दिखेगा, tm+1। ये दो टर्म जो होंगे वो क्या होंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, जब क्या होगी, m की वैल्यू इंटीजर होगी, m। और जब m की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी तो यहां पे एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा और वो होगा t बॉक्स ऑफ m+1, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में कभी कभी x की वैल्यू गिवन होती है ना, कि x की वैल्यू सपोज जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या गिवन है, 1/5, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन नहीं होती है। तो आपको जब भी x की वैल्यू गिवन ना हो तो एज्यूम क्या करना है, 1। एज्यूम x इक्वल टू 1 व्हेन वैल्यू ऑफ x इज नॉट गिवन। ठीक है। सर, ये बायनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है या फिर पूरा नॉर्मल कोफिशिएंट? सारे कोफिशिएंट्स की बात हो रही है, नॉट ओके बायनोमियल। बायनोमियल कोफिशिएंट तो हमेशा मैक्स बीच में ही आता है ना, ठीक है। जैसे फाइंड द एनजीटी इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 5x 11 व्हेन x इज इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहले इसको समझते हैं ना, बहुत लोग भूल चुके होंगे ये बात। तो पहले इसको समझते हैं कि कैसे अपने को n की वैल्यू, x की वैल्यू और a की वैल्यू निकालनी है। तो हमको हमेशा किससे कंपेयर करना है, इस एक्सप्रेशन से। तो यहां पे मैं लिखूंगा x + a⁻n, और फिर यहां से डायरेक्ट कंपेयर करूंगा। x की वैल्यू कितनी है, 3 है, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और n की वैल्यू कितनी है, 11 है। तो m का जो फॉर्मूला हो जाएगा कितना आते दिखेगा, n+1/1 + mod ऑफ x/a। वापस ध्यान से, हो सकता है कि तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन आपको इसी फॉर्मूले से लिखना है। x की वैल्यू क्या होगी, 3, a की वैल्यू कितनी है, 5x, और फिर ऐसा कुछ, है ना, राइट। यहाँ पे तुम x की जगह तुम y भी ले सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो इस x के साथ, है ना। अब यहां से n की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, 11 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + mod ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 3, और y a की वैल्यू कितनी है, 5x, और इस x की वैल्यू कितनी है, 1/5। तो ये हो जाएगा 1/5। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में कितना आता दिखेगा, 4। यानी ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आते हुए दिख रही है। यानी m की वैल्यू क्या आ गई, इंटीजर। m की वैल्यू इंटीजर आने का मतलब कौन कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, t3 एंड t3+1। तो ये दो टर्म्स क्या होंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे। क्या ये बात क्लियर है। डायरेक्ट कंपेयर करके सॉल्व करना है। इस पे घर पे जाके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अगर भूल गए हो तो, ठीक है। और नहीं है तुम्हारे पास क्वेश्चन तो मेरे से मांग लेना, मैं भेज दूंगा, ठीक है।
भेज दूंगा, है ना। हम क्यों मेहनत करें, आप ही करो, है ना। ठीक है भाई। इसके अलावा इस पे कुछ और तरह के क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। कि सपोज आपको बोल दिया गया है कि T6 ग्रेटेस्ट है। कौन सा ग्रेटेस्ट है? T6 ग्रेटेस्ट, यानी छठा टर्म ग्रेटेस्ट है। तो छठा टर्म ग्रेटेस्ट है तो आपको बतानी होगी कि बताओ फिर x की वैल्यू क्या होगी। देखो छठा टर्म ग्रेटेस्ट है, यानी क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन बनता है ना, उसमें जो टर्म्स होते हैं पहले इंक्रीज करते हैं और फिर डिक्रीज करते हैं। यानी T6 ग्रेटेस्ट है, यानी उसके अगल बगल वाली वैल्यू से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी आपको क्या करना है, T5 लिखना है और T7 लिखना है, और दोनों से क्या कर देना, उसको ग्रेटेस्ट कर देना। तो वहां से दो इनइक्वालिटी बनेगी और वहां से दोनों इनइक्वालिटी से आप x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर है? इस तरीके से सॉल्व मत करना, ठीक है। इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो, बट ये तरीका थोड़ा हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएगा इसमें, कैसे सॉल्व करें अपन, है ना। इसके अलावा एक I प्लस एफ कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। ये भी अगेन थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं ना। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ I प्लस एफ इंटू एफ। इसमें आपको करना क्या होता है कि क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं पहले कि ये बोला गया कि आप इसको जब इसकी पावर 2n+1 करोगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा और कुछ उसका इंटीजर पार्ट। उसको मैंने कैसे लिख दिया, I प्लस एफ टाइप, जहां पे I की वैल्यू इंटीजर होगी और फ्रैक्शन जो होगा कहां से कहां के बीच में होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा ऑब्वियसली, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा कि इस वैल्यू को देखना है ना, इसके कॉन्जुगेट को लिखना है। फिर ये देखते हैं आपको क्या लिखना है, इसके कॉन्जुगेट को। तो एक कॉन्जुगेट आपके पास किसी को लग सकता है कि 6√6 - 14 लिख दो, कोई बोलेगा 14 - 6√6 लिख दो, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको वो वाला लिखना है जो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बात? तो कौन सा पॉजिटिव होगा, 6√6 - 14, है ना। और ये जो वैल्यू आएगी 6√6 माइनस, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 6√6 का स्क्वायर कितना होता है 216, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसकी अपन पावर क्या ले लेंगे, 2n+1। और क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में है, ये वैल्यू किसके किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो इसकी पावर कुछ भी कर लो हमेशा क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। यानी इसमें इंटीजर पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इसको मैं ऐसे कुछ एज्यूम कर सकता हूं विच इज एफ डैश। समझ में आ रही बात? क्योंकि इसमें कोई भी इंटीजर नहीं होगा, इसमें इंटीजर पार्ट जो है कितना है, 0 है। तो इसको मैंने एज्यूम क्या कर लिया, एफ डैश। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो ये लिखा है I प्लस एफ प्लस एफ डैश। ऐड करने से बेटर तरीका क्या है कि अपन पहले इसको एक्सपैंड कर लेंगे। तो ये लिखा है I प्लस एफ इज इक्वल टू लिखा है 6√6 प्लस 14 रेज टू द पावर 2n+1, और ये लिखा है एफ डैश इज इक्वल टू 6√6 माइनस 14 रेज टू द पावर 2n+1। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे गाइस, तो एक्सपैंड करने पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2n+1 C0, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 6√6 रेज टू द पावर 2n+1, और फिर बन जाएगा 2n+1 C0, और ये बन जाएगा 6 रेज टू द पावर 2n, और ये बन जाएगा 14 रेज टू द पावर 1, एंड ऐसे सो ऑन चलते जाएगा आगे की तरफ, है ना। वो अभी बताता हूँ कैसे डिसाइड करेंगे। ये आपने लिख दिया और यहाँ पे एफ डैश लिख दिया ना। अब इसके अलावा जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये क्या बनता दिख जाएगा 2n+1 C0, और ये बन जाएगा 6√6 रेज टू द पावर 2n+1, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2n+1 C1, और ये बन जाएगा 6√6 रेज टू द पावर 2n, और ये बन जाएगा 14 रेज टू द पावर 1, एंड सो ऑन चलते जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब वो पॉसिबिलिटी कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करें, ऐड हमें अगर ऐड करने से इरेशनल टर्म्स गायब हो जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या फिर सब्ट्रैक्ट करने से इरेशनल टर्म गायब हो जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ऐड करने से गायब हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, क्योंकि ये जो नंबर ये कैसा है, इरेशनल है, और ये भी कैसा है, इरेशनल है, क्योंकि 6√6 की पावर क्या है, ऑड है। जहां जहां इवन होगी वो तो क्या बन जाएगा, इंटीजर या फिर रेशनल बनता हुआ दिख जाएगा ना। तो इसको एलिमिनेट करना है इस टर्म को, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा I प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और ये वाले टर्म्स गायब हो जाएंगे, और ये बन जाएगा 2n+1 C1, और ये बन जाएगा 6√6 रेज टू द पावर 2n एंड 14 रेज टू द पावर 1। ऐसे ही बन जाएगा 2n+1 C3 6√6 रेज टू द पावर
2n-2 और ये बन जाएगा 14 रेस्ट टू द पावर 3 बनते हुए दिख जाएगा एंड सो ऑन, राइट। अब आपको राइट वाला जो टर्म दिख रहा है, पक्के से राइट वाला टर्म क्या है, एक इंटीजर है। क्या है? एक इंटीजर है। क्यों इंटीजर है? क्योंकि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो सारे ही क्या है, इंटीजर है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, i प्लस एफ माइनस एफ डैश जो आते हुए दिखेगा, ये क्या आते दिखेगा, इवन इंटीजर। क्या ये बात क्लियर है? कैसा आते दिखेगा, इवन इंटीजर। और साथ साथ अब यहां पे अगर राइट में इवन इंटीजर है तो लेफ्ट में भी क्या होना पड़ेगा, इवन इंटीजर होना पड़ेगा। और इसमें ये वाला पार्ट क्या है, इंटीजर है, तो पक्के से f माइनस एफ डैश भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। और अगर ये इंटीजर है और मेरे को पता है कि f की वैल्यू कहां से कहां के बीच में, 0 से 1, और f डैश कहां से कहां के बीच में, 0 से लेके 1, तो f माइनस एफ डैश बता सकते हो कहां से कहां के बीच में होगा, मिनिमम कितनी हो सकती है माइनस, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। और क्योंकि हमें पता है कि ये इंटीजर भी है और -1 से 1 के बीच में, तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि f माइनस एफ डैश क्या हो जाए, 0। इसका मतलब f की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, f डैश के इक्वल हो जाए। क्या ये बात है? जब भी माइनस करेंगे तो हमेशा f और f डैश क्या आएंगे, इक्वल आते हुए, और ऐड करेंगे तो f और f डैश इक्वल नहीं होंगे, इन दोनों का सम 1 आता है। जब ऐड करेंगे तो f प्लस f डैश कितना आते हुए दिखता है, 1 आते हुए दिखता है। क्या ये बात क्लियर है? ऐसा चलो। अब इसके अलावा हमें जो क्वेश्चन में सॉल्व करना था वो क्या बताना था, i प्लस एफ इंटू एफ। तो i प्लस एफ यानी ये नंबर को मल्टीप्लाई करना था किससे, f से, और f किसके इक्वल है, f डैश। तो f डैश की वैल्यू कितनी है, दिस है ना, यही तो है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सॉल्व कर सकते हैं अपन बहुत इसलिए, है ना। मल्टीप्लाई करने से क्या लिखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दोनों की पावर सेम है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनते हुए दिख जाएगा, जो कि सॉल्वेबल है। क्लियर है बात? इस पे क्वेश्चन अगेन, ऐसे क्वेश्चन तो पता नहीं कैसे पूछा जा सकता है, लेकिन सब पार्ट पूछा जा सकता है कि आई बताओ इवन इंटीजर है या नहीं है। इस पे क्वेश्चन आए भी है, जेईई मेंस में भी आया हुआ और जेईई एडवांस में भी आया हुआ। जेईई एडवांस में आया तभी अपन पढ़ ले, अदरवाइज तो नहीं पढ़ रहे होते। इसके अलावा रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाइनोमियल के पॉइंट ऑफ, बाइनोमियल में अगर आपको ये नहीं आता इसका मतलब बहुत कम चांसेस है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जेईई मेंस के, है ना। क्योंकि इस पे क्वेश्चन 100% श्योर है कि किसी ना किसी के शिफ्ट में आएगा ही आएगा। अगर तुम्हारे पास मान के चलो 10 शिफ्ट है तो 5 शिफ्ट में तो बाइनोमियल में अगर आ रहा है क्वेश्चन तो ज्यादा चांसेस है कि इसी पे आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर आपको सॉल्व करना है, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपको करना क्या है, किससे डिवाइड करना है आपको, 8 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 8 से। तो ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको, तो बेसिकली इस नंबर को ऐसे लिखना है कि सच दैट कि वो क्या बन जाए, 8 का मल्टीपल है, फिर 8 के स्क्वायर के क्लोज बनता हुआ दिख जाए। जैसे सपोज यहां से मैंने 5 कॉमन निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, 5 रेज टू द पावर 98। तो ये बन जाएगा 5, इसको लिख दिया मैंने 25 रेज टू द पावर 40। 25 लिखने से फायदा ये हुआ कि ये 5 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 प्लस 1 रेज टू द पावर 49। 24 लिखने का रीजन ये हुआ कि ये 8 का क्या है, मल्टीपल है, और प्लस 1 आते ही देखते हैं हमें अच्छा दिखने चाहिए कि ये मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। समझ में आ रही बात कि ये जो होती है 1 जो है यहाँ पे छोटी से छोटी वैल्यू बननी चाहिए। नहीं बननी तो जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि छोटी से छोटी वैल्यू बन जाए। अब इसको जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन जब इसमें अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स, और ये बन जाएगा 49 सी 0, 49 सी 0 इंटू 24 रेज टू द पावर 49 प्लस 49 सी 1 24 रेज टू द पावर 48 एंड सो ऑन, ऐसा चलते जाएगा। 49 सी 48 इंटू 24 प्लस ये बन जाएगा 49 सी 49 इंटू 1 बनते हुए दिख जाएगा। अब इन सारे नंबर्स में किसका मल्टीपल है, 24 का, यानी सारे के सारे किससे डिविजिबल होंगे, ये 8 से। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 की प्लस क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, है ना। और ये अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अभी भी ये 8 के डैश ही रहेगा 5 से, और ये क्या जाएगा प्लस 5। तो अगर सिंपली आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आते हुए दिखेगा, 5 आते हुए दिखेगा। कभी कभी यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, सपोज यहाँ पे क्या आ गया -5, तो -5 रिमाइंडर तो नहीं हो सकता, है ना। तो आप के की कुछ वैल्यू पुट कर लेना, के की वैल्यू 2 पुट कर लेना और फिर डिवाइड करके देख लेना 8 से क्या आएगा। समझ में आ रही है बात, ऐसा कुछ क्लियर है। तो ये ऐसे कुछ हो गया हमारे पास। तो इस पार्ट पे, यहां तक के पार्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इसी पार्ट पे आएंगे, है ना। 90% क्वेश्चन अगर इतना आपको अच्छे से आता है तो ठीक है। इसके अलावा कोएफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें पढ़ना बहुत कुछ है लेकिन क्वेश्चन कम आ रहा है ना। पढ़ना बहुत ज्यादा है इसमें, मतलब चीजें भी आपको याद करनी है और क्वेश्चन कम आते हैं। तो सबसे पहले आपको तो कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये लिखा है एनसीआर, यानी सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का क्या लिखा है, सम। ये कितना होता है 2 raised to the power n बनता हुआ दिखता है, राइट। इसके अलावा सेकंड है कि ऐसा कुछ लिखा है 0 इंटू NC0 प्लस 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 से लेकर कहां तक n इंटू NCn। और इसका जो हमारे पास आंसर आते हुए दिखता है n इंटू 2 raised to the power n माइनस। -1 क्लियर है बात। इसके अलावा आर स्क्वायर, यानी ये क्या बनता हुआ दिखेगा 0 का स्क्वायर इंटू NC0 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू NC1 से लेकर कहां तक n का स्क्वायर इंटू NCn। इसका जो आंसर आते हुए दिखता है ये आता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 raised to the power n माइनस 2 बनते हुए दिखता है। क्लियर है। वैसे ही आर क्यूब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं, क्या पता है पूछ लिया जाए ना। तो इसका जो आंसर आते हुए दिखता है ये आता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 इंटू 2 raised to the power n माइनस 3 बनता हुआ दिखता है। आई थिंक n प्लस 1 ही होता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, किसी को याद है? सर वो 2 के पावर n-2 नहीं होता था? ये बोल रहे हैं नहीं, दूसरे वाले में। n माइनस 3 होता है। ठीक है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया ना, एक बार ही देख लेना तुम भी। तो ओके सर। ये n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, है ना। तुम बोल रहे हो तो मैंने कर लिया था। आई थिंक ये मस्ट प्रोबेबली सही है, क्योंकि मैंने n की वैल्यू रख के भी वेरीफाई कर ली थी, है ना। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या ये सेटिस्फाई करना चाहिए, करना चाहिए। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा 1 इंटू 1C1 ही बनेगा, यानी 1 आना चाहिए n की वैल्यू 1 पुट करने पे। और n की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या 1 बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है ना। 1/2। n की वैल्यू 1 पुट करने पे नहीं बनना, ये 1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। तो यहाँ पे n प्लस 3 पुट करने पे हो रहा है क्या, है ना। अब सेटिस्फाई कर रहा है। कौन बोल रहा था n प्लस 3? जपनूर, नाइस, वेरी गुड, याद है तेरे को। ठीक है, तो आई थिंक वही होना चाहिए, बढ़िया है। और n माइनस 2 रखते तो क्या होता, बट n माइनस 2 से तो सेटिस्फाई करता। इसके बारे में श्योर नहीं हूं मैं, है ना, पता नहीं। n प्लस 3 ये भी हो सकता है, और इसके अलावा इसको डिराइव करके देख सकते हो वैसे, है ना, बट कोई नहीं। ये तो आई थिंक ये तो 100% करेक्ट है ना। और इन तीनों पार्ट का आंसर क्या होता है गाइस, इसका भी 0 आते हुए दिखता है, इसका भी 0 आते हुए दिखता है, और इसका भी 0, जो कि आपको मतलब क्वेश्चन में ऐसे पूछे नहीं जाएंगे, बट फिर भी आप लिख के रखो, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि दो तरह के कोफिशिएंट होता है, एक सिंपल कोफिशिएंट जो कि 1 3 5 7 जो दिख रही है क्या है सिंपल कोफिशिएंट, और इसके अलावा C1 C2 C3 C4 क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो सिंपल कोफिशिएंट है वो किसमें है 1 3 5 7, ये किसमें है गाइस AP में है ना। और यहाँ पे सिंपल कोफिशिएंट जो है यहाँ पे क्या है कंसेक्यूटिव है। कैसे है कंसेक्यूटिव। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जब सिंपल कोफिशिएंट किसमें हो AP में हो, और किसमें ये न्यूमरेटर में ऊपर की साइड है, तो आपको जो तरीका यूज करना है वो तरीका क्या है, आपको सबसे पहले इसका क्या लिखना है जनरल टर्म। मेथड 1 जो है यहाँ पे सबसे पहला तरीका वो है राइट जनरल टर्म। राइट जनरल टर्म। तो जनरल टर्म जब इसका लिखेंगे ना तो इसका जनरल टर्म ऐसे आता था। टीआर का जनरल टर्म हमें पता है कि एपी का जो जनरल टर्म आता है कैसा आता है लीनियर आता है। तो ये ए आर प्लस बी आता है, और ये कैसा आता है एनसी आर बनता है वो दिखता है। और इसी का हमें समेशन निकालना होता है कहां से कहां तक, आर इक्वल टू 0 से लेके एन तक। क्लियर है बात। तो आर इक्वल टू 0 से लेके एन तक इसका समेशन निकालना है। तो आप इसको पता है कि समेशन को प्लस के अबाउट ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आर इक्वल टू 0 से लेके एन, और ये बन जाएगा ए आर एन सी आर प्लस ये बन जाएगा बी इंटू एन सी आर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा समेशन आर इक्वल टू 0 से लेके एन तक। अब ये आर इंटू एनसीआर का हमें आंसर निकालना अभी ऊपर सीखा है फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो एक को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सेम चीज का आंसर निकालना सीखा है, और एनसीआर का भी आंसर निकालना अपन ने सीखा है। एग्जाम्पल के लिए सपोज ये क्वेश्चन है और इसका हमें आंसर निकालना है, तो इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आप जनरल टर्म लिखोगे। जनरल टर्म देखोगे तो क्या लिखा है, ये सी आर लिखा है, ये लिखा है सी आर, और ये लिखा है समेशन आर की वैल्यू कहां से जा रही है 1 से लेके आर गोज टू 1 तक। अब हमें 1 3 5 7 इनको देखना है। तो इसका इस एपी का अगर मैं जनरल टर्म लिखूं तो जनरल टर्म क्या बनते हो दिखेगा इस 1 प्लस कॉमन डिफरेंस 2 इंटू आर माइनस 1। तो ये क्या बनता दिखेगा 2r माइनस
1 बनते हुए दिखेगा। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2r-1, और ये लिखा है एनसीआर, है ना। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। तो ब्रेक कैसे करेंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू आर इंटू एनसीआर समेसन आर गोज फ्रॉम 1 से लेके n, और यहां पे लिखा है माइनस एनसीआर, और ये लिखा है समेसन आर गोज फ्रॉम 1 से लेके n। इसका आंसर अभी अपन ने लिखा है, इसका आंसर क्या होता है, ये होता है 2 इंटू एन इंटू 2 n-1, ठीक है। फॉर्मूला r इंटू एनसीआर माइनस इसका जो आंसर होता है ये 2n होता है। सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम लिखा है, लेकिन इसमें एक टर्म गायब है विच इज r इक्वल टू 0 वाला, तो उसमें से वो टर्म क्या कर देंगे, माइनस करते हुए दिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आते हुए दिखे, ठीक है। इसके अलावा इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। तो बेसिकली आपको तरीका कोई एक ही याद रखना है, या तो ये तरीका याद रखो या फिर दूसरा वाला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जो कॉमन डिफरेंस है ना, जो कॉमन डिफरेंस है उससे x को रिप्लेस कर दो। जैसे मान के चलो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, x, सॉरी कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। तो आपको x को किससे रिप्लेस कर देना है, x स्क्वायर से। x को किससे रिप्लेस कर देना है, x स्क्वायर से। उसके बाद आपको कुछ x वगैरह से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ सकता है। उस पहला स्टेप क्या है कि x को रिप्लेस किससे करो, x रेज टू द पावर d, वेयर d इज कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। उसके बाद x से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ सकता है। उसके बाद आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। क्या करना है उसके बाद, डिफरेंशिएट करना। तो वो तरीका मैं लिख सकता हूं, बट आई थिंक जरूरत नहीं है कोई एक ही तरीका, इसमें हमेशा यही तरीका अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पार्ट ये है कि व्हेन सिंपल कोएफिशिएंट्स आर इन एपी इन डिनोमिनेटर, कि जो सिंपल कोएफिशिएंट्स है इस बारी वो कैसे है, एपी में है लेकिन कहां पे है वो, डिनोमिनेटर में है। तो इसमें आपको जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है C0/1 प्लस ऐसा कुछ आ गया C1 यहां पे आ गया C1/2 प्लस C2 आ गया सपोज यहाँ पे 3, एंड ऐसे कुछ Cn/n+1। इसका हमें सब निकालना है ना। तो इसमें आपको अगेन पहले तो आप जनरल टर्म लिख सकते हो, है ना। तो जनरल टर्म जब आप लिखोगे, इसके लिए जो जनरल टर्म बनता हुआ दिखेगा, क्या दिखेगा इस, ये देखिएगा CR/x को जब x की पावर d से रिप्लेस करोगे ना, तो ये समथिंग ऐसा कुछ बनेगा 1 + x की पावर 4 रेज टू द पावर n टाइप, ऐसा कुछ बन सकता है, या फिर 1 + x³ रेज टू द पावर n टाइप। इसको हमें इंटीग्रेट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, रिडक्शन फॉर्मूला, जो कि एक आपस में वो अलग ही टॉपिक है। तो ऑब्वियसली इस पे क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि पूछे जाएंगे, पूछे भी जाएंगे तो ये सिंपल वाला पूछा जाएगा। और इस सिंपल वाले में पूछने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। तो यानी बेसिकली क्या बनेगा, x को किससे रिप्लेस करना है, x से ही रिप्लेस करना है, यानी 1 + x रेज टू द पावर n, उसको अपन इंटीग्रेट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जेईई मेंस के लेवल तक। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि सपोज C0/1 × 2, C1/2 × 3 ऐसे कुछ। तो सबसे पहले वापस इसमें क्या लिखेंगे अपन, जनरल टर्म। क्या लिखेंगे अपन, जनरल टर्म। तो यहां पर जब जनरल टर्म लिखोगे, तो जनरल टर्म जब लिखेंगे तो ये क्या लिखा है, CR/r+1 × r+2 बनता हुआ दिख जाएगा, राइट। क्या आ गया क्या हमारे पास, जनरल टर्म। अब इस जनरल टर्म को आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंस क्रिएट टाइप कुछ लिख सकते हैं। ये हो जाएगा CR/r+2 माइनस क्या लिख दूंगा मैं, r+1, ऐसा कुछ। और नीचे हो जाएगा r+1 × r+2 बनता हुआ दिख जाएगा। जब आप इसको ब्रेक कर दोगे तो TR जो हमारे पास आते हुए दिखेगा, ये क्या बन जाएगा, CR/r+1 माइनस क्या बन जाएगा, CR/r+2। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए, इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। वापस ये जो पहले ऊपर क्वेश्चन लिखा था वही क्वेश्चन बन गया, और ये उसका जो अपन ने बात करी थी, कौन सा पार्ट, इंटीग्रेशन वाला, जिसमें आपको रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करना पड़ सकता है, वो वाला पार्ट। या फिर आप इसमें रिडक्शन फॉर्मूला से भी सॉल्व हो जाएगा इजीली, है ना। तो ये दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कम चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आए, बट फिर भी आपको याद रखना है, जेईई एडवांस में बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। 2 बार इंटीग्रेट कर सकते हो ऑब्वियसली, है ना। 2 बार इंटीग्रेट करोगे तो एक बार इसके नीचे कोएफिशिएंट 1 आएगा, फिर इसके बाद 2 आएगा, है ना। बट उसमें थोड़ी गलती हो जाती है ना, क्योंकि एक बार इंटीग्रेट करेगा तो लिमिट 0 से x पुट करना है, फिर उसमें शायद एक टर्म तुम कोई क्या होता है कि बस लिमिट पुट नहीं करते हैं, इंडेफिनिट करते हैं ना। तो इंडेफिनिट में वो एक टर्म जो होता है ना, कांस्टेंट 0 पुट करने वाला, वो छूट जाता है। तो हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो जाए, तो उस बात का ध्यान रखना। अब एक
तीसरे तरह का क्वेश्चन बनता है, जैसे ये पहला है, इसमें लिखा है एनसीआर का होल स्क्वायर, यानी एनसी0 का होल स्क्वायर प्लस एनसी1 का होल स्क्वायर से लेकर कहां तक एनसीएन का होल स्क्वायर। इसका जो आंसर होता है ये कितना होता है? 2NCN। 2NCN बनता हुआ दिखता है। क्या बात ठीक है? इसके अलावा इसका जो आंसर बनता हुआ दिखता है, ये बनता हुआ दिखता है n इंटू 2n-1c n N माइनस। माइनस और इसके अलावा इसका जो आंसर बनते हुए दिखता है, ये दिखता है हमारे पास n स्क्वायर इंटू 2n-2c n-1 बनता हुआ दिखता है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है। इस पे क्वेश्चन तो जेईई मेंस में मैंने देखे नहीं अभी तक, मतलब रिसेंट ईयर में, तो आई थिंक ये जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिसेंट ईयर में मैंने नहीं देखे, तो पक्के से इस पे तो नहीं पूछे जाने चाहिए, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे अपन। जेईई एडवांस के लिए एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, जो भी अपन ने पढ़ा है सब। इसके अलावा थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ पैटर्न बनता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। इनको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व करने का तरीका जो है, इसको प्रूफ करने का तरीका ये वो ऐसा कुछ था, 1 + x की पावर n, इसका एक्सपेंशन लिखते थे और एक जगह लिखते थे x + 1 की पावर n का एक्सपेंशन लिखते थे, है ना। और जब इसके बाद अपन मल्टीप्लाई करते थे ना, तो उसमें हमें x की पावर n का कोएफिशिएंट जो होता था ना, वो सेम चीज बनती हुई दिखती थी। तो बेसिकली इन दोनों के प्रोडक्ट में हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए होता था? x की पावर n का। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 + x की पावर 2n, और x की पावर n का कोएफिशिएंट इसमें कितना होता है? 2NCn, जो कि हमारा आंसर आते हुए दिखता था। तो ये हो जाएगा 2NCn। इसमें भी सेम ही काम करना होता था कि इसमें C0 C1 को जब मल्टीप्लाई करते थे ना, तो वो x की पावर n+1 बनती थी या फिर x की पावर n+1 बनती थी, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 1 का। तो बेसिकली इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, 2n तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे डिफरेंस 1 का है तो n से भी डिफरेंस 1 का हो जाएगा, तो ये n-1 लिख सकते हो, या फिर 2nc n+1 लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस 2 का है तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 2nc n-2 लिख सकते हो, या फिर 2nc n+2 लिख सकते हो। और इस पार्ट में देखोगे तो डिफरेंस कितने का है? r का है। तो डिफरेंस r का है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये बन जाएगा 2nc n-r और 2nc n+r। इस पे भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए अभी तक, है ना, बट इस पे मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये लॉजिकल तरीका है। लॉजिकल का तरीका क्या है? 1 + x की पावर n और x + 1 की पावर n वाला यूज किया जा सकता है। तो ये वाला पार्ट शायद से पूछा जा सकता है, तो आपको बस इस पार्ट को याद रखना है कि कैसे सॉल्व करते थे अपन। ठीक है, इसका प्रूफ आप देख के जा सकते हो, है ना। इसके अलावा ट्राइनोमियल एक्सपेंशन भी, और अगेन जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस पे क्वेश्चन वो धीरे धीरे पूछ लेते हैं ना, किसी को पता नहीं चले वो पूछ लेते हैं ना, धीरे धीरे पूछ लेते हैं ना, कि किसी को नहीं पता चल रहा है कि हम मल्टीनोमियल का पूछ रहे हैं, साइड से पूछ लेते हैं कि तुमको क्या ही पता चलेगा कि मल्टीनोमियल का, है ना। इसको तुम लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, इतना दिमाग तो है तुम्हारे पास, है ना। कैलकुलेटर नहीं इसमें है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ जाओ जोक से पहले। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम पूछा गया है ना। तो कभी भी सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम पूछा गया तो हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो ये क्या बनता हुआ दिखता है? 3n। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा है? ऑल्टरनेट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम विद प्लस माइनस साइन, है ना। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे? -1। माइनस ये आयोटा नहीं है भाई, आई वो 0 से लेके 1 तक। तो अगर 1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? a0 - a1 a2 - a3। तो बेसिकली इसका जो आंसर आता है कितना दिखेगा? 1 आते हुए दिखेगा। ठीक है। और इसके अलावा ये क्या लिखा है? ar और a2 यानी शुरू से जो कोएफिशिएंट होगा और जो लास्ट से कोएफिशिएंट होगा दोनों क्या होंगे? सेम आते हुए। इसको प्रूफ करने का तरीका क्या था? x को रिप्लेस करते थे किससे? 1/x से। तो जब x को 1/x से रिप्लेस करोगे ना तो ये बन जाएगा 1/x, और ये बन जाएगा 1/x²। इसकी पावर n थी गाइस, है ना, यहाँ पे n लिख लेना। ठीक है, रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा ये, उसके बाद एलसीएम लगो तो ये अंदर सेम बन जाएगा और नीचे बन जाएगा x की पावर n बनता हुआ दिख जाएगा, है ना। सिमिलरली राइट में देखोगे तो जब x को 1/x से रिप्लेस करोगे तो ये नीचे क्या बन जाएगा? 1/x की पावर 2n। तो इस तरह एलसीएम क्या आता दिखेगा? x की पावर 2n। तो एलसीएम जब x की पावर 2n मल्टीप्लाई हो तो ये क्या बन जाएगा? a0 x की पावर 2n बनता हुआ दिख जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो x की पावर 2n नीचे भी आया था और इधर भी x की पावर 2n आया था, वो दोनों क्या हो जाते थे?
कैंसल आउट यानी, और सेमी एक्सप्रेशन और ये भी एक्सप्रेशन क्या होती थी, सेम। यहां से कोफिशिएंट्स कंपेयर करते थे तो ये रिलेशन हमारे पास आते हुए दिखता था। ठीक बात है। तो सिमिलरली अगर थर्ड पार्ट को देखोगे तो थर्ड पार्ट में किसका सम लिखा है, a0 से लेके इस पार्ट ई पार्ट में a0 से लेके कहां तक, an-1 तक। तो अभी अपन ने एक रिलेशन पढ़ा कि a0 a1 से लेके an से लेके a2n, इन सबका सम कितना है 3n, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम। और यहां से लेके यहां तक जो टर्म है और यहां से लेके यहां जो दो टर्म है, ये टर्म इसके इक्वल होगा, सेकंड वाला टर्म सेकंड के, और ये ऐसे सारे इक्वल होंगे आपस में। तो ये जो सम होगा, ये जो सम होगा आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर ये इसका सम s है तो इसका भी सम कितना हो जाएगा s। तो 2s प्लस an की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3n। तो यहां से आप s की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। और सेम चीज आपको लग रहा है कि यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का क्या लिखा गया है, स्क्वायर लिखा गया, यानी nc0 का स्क्वायर, nc1 का स्क्वायर, nc2 का, ऐसा कुछ लिखा गया। तो कभी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का स्क्वायर लिखना है तो हमें x को किससे रिप्लेस करना है 1/x। तो वहां से हमें क्या दिखेंगे, दो एक्सप्रेशन दिखेंगे, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से आपको ये चीज सॉल्व होती हुई दिख जाएगी। ये आपके नोट्स में क्वेश्चन होगा, वो आप देख लेना, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये थोड़ा बहुत रिवीजन टाइप मैंने बता दिया कि ये कैसे करना होता है, इसमें कुछ याद करने के लिए है नहीं, ठीक है। इसके अलावा मल्टीनोमियल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, हम भी धीरे से पढ़ लेते हैं ना, क्या ही पता चलेगा ना, तो धीरे से पढ़े थोड़ा सा हम। तो अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n की बात करूं तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, y की पावर b एंड z की पावर जो c होती है, इसमें जो कोफिशिएंट होता है कितना होता है n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल एंड c फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें जो पावर्स होती है, पावर्स का जो सम होना चाहिए a प्लस b प्लस c जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए गाइस, n होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जब पावर्स का सम n नहीं है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्या ये बात क्लियर है, पहली चीज। इसके अलावा इसमें एक और छोटी सी चीज आप याद करके लिखो, जनरली इस पे क्वेश्चन बहुत कम चांसेस से पूछा जाएगा, लेकिन मैंने यहां वहां के पेपर में देख लिया कि पूछ लेते धीरे से। तो बेसिकली इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो वो जो नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस r-1c r-1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कितने टर्म्स होंगे इसमें, n प्लस r-1c r-1, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a1 a2 से लेके ar, इसमें कितने होंगे, ऐसा कुछ ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है बात। ये फॉर्मूला देख के आपको रियलाइज हो रहा होगा कि ऐसा लग रहा है n चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने चीजों में, r, है ना, जिसमें n क्या है, आइडेंटिकल है, जिसमें किसी को 0 मिल जाए किसी को ज्यादा मिल जाए। तो ये सेम ही फॉर्मूला होता था, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो, है ना। तो सेम ही चीज लिखिए। तो इसके लिए बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, यहां पे जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे ये बन जाएगा n प्लस 2c, ये क्या बनता हुआ दिख जाएगा 2 बनता हुआ दिख जाएगा। क्या बात ठीक है। तो इसके लिए क्या बन जाएगा n प्लस और 2 c2 कितना हो जाएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 बनता हुआ दिख जाएगा। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ट्राइनोमियल के लिए शायद याद रख सकते हो, या फिर फॉर्मूला अगर ये याद है तो आई थिंक यहां से तुम रिलेट कर सकते हो। क्लियर है। तो बस इतना ही है बाइनोमियल में। इसके अलावा समेशन वगैरह की बात करी थी अपन, है ना, समेशन वाले क्वेश्चन देख लेना, है ना, बस इतना ही। अगर ये चीजें आती है इसमें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कहां तक इंपॉर्टेंट था, रिमाइंडर वाले तक, या फिर यहां तक आप कर लोगे तो 90% चांस है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। बाकी छोड़ भी देते हो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन में, लेकिन ये पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा वो 10% सॉल्व करने के लिए। तो आपको लग रहा है कि 10% से बेटर है कि कोई मैं नया टॉपिक कर लूँ केमिस्ट्री का, जहां मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो कर लो। बट जरूरी नहीं है कि मैथ्स पूरा कंप्लीट करना है, कोई टॉपिक छोटे छोटे पार्ट जो आपको लग रहा है कि ईजी है वो कर लो, है ना, उसकी जगह कुछ और पढ़ लो, जिससे क्वेश्चन होने के चांसेस क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। बच्चों शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।